हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। इससे रिलेटेड मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने श्वसन तंत्र का डिटेल में बताया है डायग्राम के थ्रू। दूसरे और तीसरे पार्ट में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यानी कि श्वसन तंत्र की प्रश्नोत्तरी मैंने दी है। तो उसी को आगे मैं कंटिन्यू करें और ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो अभी तक मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के थ्रू दे दिया है। उसी को आगे का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो इसका आंसर है टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कितनी फुफ्फुसीय सिरा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं। कितनी फुफ्फुसीय सिरा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन आपका 79, ठीक है, 79% जाता है। तो 79% ही रहता है। कहीं कहीं ये 78 भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये 78 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसलिए इसको 79 ही मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है, तो इसका आंसर है 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में एक बार सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एपिग्लोटिस किस तंत्र का भाग है। एपिग्लोटिस किस तंत्र का भाग है, तो इसका आंसर है आपका पाचन तंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सिद्धांत और व्यवहार में चेस्ट का सही मापन लेना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार में चेस्ट का सही मापन लेना चाहिए, तो इसका आंसर है सामान्य श्वसन के अंत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है श्वास मिनट आयतन। ठीक है, श्वास मिनट आयतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, तो सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। देखिए, ठीक है, इसमें क्या कहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम 20% ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 16%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फेफड़े में एल्वियोली की अनुमानित संख्या कितनी होती है। फेफड़ों में एल्वियोली की अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है 700 मिलियन। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारा इसका डिफरेंस होता है, कहीं कहीं ये 300 मिलियन भी देखने को मिलते हैं। मैंने शायद आपको बताया था, तो मैंने 300 मिलियन ही बताया था, लेकिन जब मैं यूपी पीजीटी की जो क्वेश्चन से मैं बुक से जिसमें दिख रही थी, तो वहाँ 700 मिलियन 700 मिलियन थे। तो आप इसी को रखिएगा। सॉरी, ठीक है, 700 मिलियन आपकी एल्वियोली की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ऑक्सीजन कर्ज यानी कि ऑक्सीजन डेप्थ का आविष्कार किसने किया। ऑक्सीजन डेप्थ का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर है आपका एबी हिल। ठीक है, एबी हिल ने ऑक्सीजन डेप्थ का आविष्कार किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले के बाद में सही क्रम में बताइए। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले के बाद का सही क्रम बताइए, तो इसका आंसर है आपका ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्लड, हार्ट, आर्टरी। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, उसके रास्ते ऑक्सीजन मतलब कैसे आता है, तो ये पूछ रहा है पहले से बाद के सही क्रम में, मतलब सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। यहाँ आपका जो क्रम आपके पेपर में ऊपर नीचे दे दिया जाएगा, उसको आपको सही क्रम में लगाना होगा। तो ये है आपका ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्लड, हार्ट, आर्टरी। चलिए कुछ भी रहे, लेकिन आप इस सीरीज को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सांस लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है। सांस लेते समय हमारे फेफड़े के अंदर का दबाव क्या होता है, तो इसका आंसर है घटता है। सांस लेते समय हमारे फेफड़े के अंदर का दबाव घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, न्यूनतम प्रसाद, देखिए यहाँ पे प्रसाद नहीं होगा, ये प्रश्वास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये
प्रश्वास है। ठीक है, न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा में। ठीक है, श्वसन केंद्र आपका मेडुला ऑब्लंगेटा में स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ध्यान रखिएगा कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? श्वसन दर सबसे कब होती है? तो इसका आंसर है आपका सोते समय। सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाले रोग का नाम बताइए। सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाले रोग का नाम बताइए। तो इसका आंसर है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा आपका बीमारी है जो हमारे फेफड़े को होती है। सिगरेट और आपका जब धूम्रपान कोई भी व्यक्ति करता है तो वो उसके फेफड़ों में ये बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिगरेट और आप बीड़ी जो भी पीते हैं, धूम्रपान जो भी करते हैं, जो मतलब गांव के लोग तुमको भी लगता है कि बीड़ी बहुत हल्की होती है, चलो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन सबों का असर हमारे सीधे लंग्स पे पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है। तो इससे जितना दूर रहें। तो अपने आप को जलाने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है और पैसा भी जाता है अलग से। तो इसलिए इससे दूर रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े के आवरण को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ पे अणु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है 2 ATP। ठीक है, 2 ATP आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है आपका एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जैसा कि आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्रिया करते हैं और एनारोबिक में हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। श्वसन क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? श्वसन क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तीसरा है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि हम जब बाहर से सांस लेते हैं, इसके बाद से जो हमारे आपके लंग्स में जाके ये आपका जो डिफ्यूज़न के जो आपका विसरण के जो क्रिया होती है, उसके कारण जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, वो है आपका, ठीक है, जो आपका CO2 आता है और CO2 बाहर जाता है, वो है। थर्ड है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या है कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका गैसों का एक्सचेंज होता है जो एल्वेओली में होता है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझा कि आंतरिक श्वसन क्या है और श्वसन क्रिया क्या है। पूरा श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3, और आंतरिक श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन कहाँ होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव में। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है तो इसको पढ़िएगा और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये नहीं सुना और हट गया। मतलब मैं यही बोलूँगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से इससे कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर सीरियसली आप इतना पढ़ लेते हो तो अगर इससे आपके श्वसन से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा तो आप ज़रूर कर लोगे। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। श्वसन क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? श्वसन क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑक्सीजन का ग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन पर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हो कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये जो प्रक्रिया होगी ये बहुत धीमी है, क्योंकि क्या होता है कि RBC का जो हीमोग्लोबिन ही होता है वही हमारे जो एल्वियोली से ऑक्सीजन लेके
जाता है, हमारे सेल तक पहुंच जाता है। जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो ये कैसे हमारा ऑक्सीजन लेके जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ऑक्सीजन को अंदर लेना व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना किस प्रक्रिया का श्वसन है? तो इसका आंसर है बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर लेना व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आपका बाह्य श्वसन है। सिंपल पूछता था कि बाह्य श्वसन क्या है, अंतः श्वसन क्या है, तो ये आप बता सको इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो। लाइक बहुत कम आते हैं, कमेंट तो समझो ना के ही बराबर आते हैं। मैं बहुत मेहनत लगती है और मैं अभी आपको सीधे बताती हूँ कि मैं अभी मतलब 9 दिन का मैं फास्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि टॉपिक को कवर करना भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा मेरा आप सोचिए कि इतनी मेहनत करें तो उस मेहनत का फल मुझे दीजिए, कि व्रत में होने के बाद भी मुझे इतना बोलना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। कमेंट क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और ये पता चलता है कि कौन ये कमेंट कर रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सॉरी, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है 36 ATP, ठीक है, 36 ATP होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, टोटल आपका जब श्वसन होता है तो आपका 38 होता है, ठीक है, 38 ATP होता है। तो आपका 36 आपका ऑक्सीश्वसन का होता है और 2 आपका वहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट है, इस तरह से पूरे 38 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है? यहाँ पे देखिए, निगलना होगा, ठीक है, भोजन निगलते समय निकलते होगा, सॉरी। चलिए, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है? तो इसका आंसर है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखा होगा कि एपिग्लॉटिस आपका सांस मार्ग को बंद कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर है 5800 ml। 5800 ml होता है, यानी कि आपका 5 ml जो बताया था, ध्यान रखिएगा। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी होती है कि हम उसमें सांस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वायु ग्रहण करते समय डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम नहीं डायफ्राम होगा, सॉरी, आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है। चलिए, वायु ग्रहण करते समय डायफ्राम कैसा होता है? तो इसका आंसर है चपटा। डायफ्राम जो हम वायु अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? वो चपटा हो जाता है। तो ये रहा हमारा श्वसन तंत्र पे टोटल 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कहूँगी कि वीडियो जितने हैं पूरे टोटल 80 क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएंगे। तो सीरियसली इसको नोट्स बना के आप पढ़ लीजिए। ये यूट्यूब पे ही, मेरा वीडियो यूट्यूब पे ही न रह जाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, अपने आपकी जो जितने मैंने 80 क्वेश्चन दिए हैं आपकी नोटबुक में ये नोट डाउन होने चाहिए। तो प्लीज़ जाइए, इसको लिख लीजिए और प्लीज़ लाइक और बार बार रिक्वेस्ट करूँ कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पिछले वीडियो का उत्तर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं बार बार कहती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए, वो आंसर मैं वहाँ देती हूँ। और आज की वीडियो का प्रश्न है, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपसे कोई भी कमेंट नहीं होता तो प्लीज़ आंसर दे दिया कीजिए। अगर मेरा बोलना, मेरा वीडियो, मेरे जो टॉपिक होते हैं, जो कंटेंट होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा अच्छा सा कोई भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।